हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 2 आपके क्लास 9 से सिविक्स की बुक्स या पॉलिटिकल साइंस बुक्स, जो कुछ भी आप मानते हो वो वाली बुक से आपका चैप्टर नंबर 2 है। पहली बात तो जो मोस्ट ऑफली इस चैप्टर से आपको जो मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखा है जो अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर के आसपास का मेरा वीडियो, अगर आपने वो देखा है तो आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, क्योंकि मैंने 90% इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो के अंदर डाल दी, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर जस्टिफाई दिया था कि कुछ बुक्स के अंदर इस चैप्टर को नंबर 1 रखा गया है और कुछ बुक के अंदर उस चैप्टर को, कौन सा वो कंटेम्प्रेरी वाला पूरा चैप्टर है उस वाले को नंबर 1 दिया हुआ है। मतलब कहीं पे कोई भी बुक्स हैं जिसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, बट दोनों के अंदर लॉजिकली सही बातें बता रहा हूँ। जो कुछ भी आपको जानना है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और डिटेल्स में जानना है तो आप चैप्टर नंबर 1 को जाकर देख लो एक बार, उसके अंदर भी हर वो चीज़ दी हुई है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? हर एक गवर्नमेंट को अपने पीपल्स के राइट्स, उस पीपल्स के द्वारा चूज़ की गई गवर्नमेंट अच्छे से काम करे और गवर्नमेंट अपने रिफॉर्म्स अच्छे से ला पाए, और अपनी जो जितनी चीज़ उसने वादे जो कुछ भी किए हैं वो सब कुछ सही से करने के लिए उसको डेमोक्रेसी चाहिए इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली ये समझ लो कि अगर दुनिया के अंदर आपको प्योर सांस लेनी है तो आपको डेमोक्रेसी चाहिए। समझ रहे हो? बस ये समझ लो कि डेमोक्रेसी है तो उस पर्टिकुलर देश के अंदर हर एक वो चीज़ सिस्टमेटिक रूप से चलती है, अदरवाइज उस देश के अंदर या तो मोनार्की होती है या तो डिक्टेटरशिप होती है, दोनों में से एक दो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। जैसे म्यांमार की मैंने आपको रूलिंग बता दिया कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप हो रही थी, आर्मी ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। चिली के अंदर वही था। फिर आपका लास्ट मैंने पोलैंड के बारे में आपको बताया था, वहाँ पे यही हुआ था। अभी रिसेंटली हम देख सकते हैं कि नेपाल और साउथ अरेबिया में है। अभी क्या है, हायरार्की होती है, मतलब कि किंग वाइज होता है कि भाई वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो फिर राजा बनते हुए आते हैं। बट कुछ देशों ने उसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं। उसने ये बोला है कि राजा एज ए प्रेसिडेंट या फिर एज ए वो किसी और इस तरीके से डेमोक्रेटिक रूप में कभी इंक्लूड नहीं होगा, बट मेन कह सकते हैं कि मेन पावरफुल इंसान वो राजा गिनाया जाएगा। जैसे नेपाल में है कि उसने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को रखा तो है, उसने डेमोक्रेसी को रखा तो है, बट किस तरीके से रखा है कि उसने उस डेमोक्रेसी को ऐसे क्रिएट किया है कि सारी पावर्स उसके पास में रहे और पब्लिक को लगे कि हाँ उसके पास डेमोक्रेसी भी है। मतलब वो कभी किंग को चॉइस नहीं कर सकते, किंग के नीचे जितने इंसान है उन सबको वो चॉइस कर सकते हैं, राइट। तो ये एक टाइप का क्या हुआ कि मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर मिक्स डेमोक्रेसी हो गई, जिसके अंदर आप दो चीज़ों को एक साथ रख रहे हो, राइट। कि आपको मेन इंसान जिसके पास पूरी पावर है, जो इंसान दुनिया के अंदर उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो डिसीजन लेना चाहे वो डिसीजन ले सकता है, अब उस इंसान को हटा सकते नहीं हो, ना वो चेंज होगा। वो हायरार्की वाला है कि उसके बाद उसका बेटा ही आएगा, वो आया, उसके बाद का बेटा आएगा, उसके बाद बेटा आएगा, तो वो सारे के सारे किंग ही बनेंगे और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके नीचे के जितने पद होंगे, जितनी पोजीशन होंगी, वो सब की सब चेंज होंगी। क्लियर? ओके। इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर द मस्ट एंड रेस्ट द होल इलेक्शन बाय द पीपल्स। जितने भी आप पार्टीज को देखते हो, जितनी कुछ भी देखते हो, सब कुछ डिपेंडेबल होता है आपके एक एक वोट से। आप जिस इंसान को चॉइस करके लाते हो वो इंसान अगर फाइनलाइज अच्छा निकला तो डेफिनेटली वो इंसान देश को आगे लेके जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया का नाम रोशन करेगा। अदरवाइज वही इंसान आपके पर्टिकुलर एरिया का नाम तो बदनाम करेगा और आपके एरिया में कभी भी डेवलपमेंट होने नहीं देगा। क्यों? वो सिर्फ एक चीज़ देखेगा कि किस तरीके से मेरे घर के अंदर स्कॉर्पियो से मैं फॉर्च्यून तक पहुँच सकता हूँ। बस उसका मेन फोकस उस चीज़ में होगा। उसका मेन फोकस होगा कि मेरे घर के अंदर एक स्प्लेंडर है, मुझे उसे कैसे कन्वर्ट करके हायाबुसा में लेके आना है। बस उसका मेन मकसद ये होगा। अगर आपको चॉइस करना है तो पर्टिकुलर अच्छे इंसान को चॉइस करोगे जो आपको एरिया के अंदर से लेके उसको प्रॉपर जानकारी हो, क्लियर, जिसको पता हो कि हाँ भाई इस एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। आपके ही बीच से कोई इंसान खड़ा होता है, उसको वोट दो, ना कि कोई बाहर वाला आके उसको आपको बता रहा है कि हाँ दे दे वोट दे दे, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। भाई वो 5 साल तक आपको दिखने वाला भी नहीं है। इससे अच्छा है कि किसी ऐसे अननोन इंसान को देने से अच्छा है कि कम से कम जिसको जानते हो ना उसको वोट दो। तो आधी रात को भी उसके घर पे जाके तुम खट करोगे ना, बोलोगे ना कि भाई देख ये प्रॉब्लम है, कल तक सॉल्व कर देना, नहीं मज़ा नहीं आएगा। इतना बोलोगे ना तो भी वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा नेक्स्ट सुबह। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें करो। किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको एक ये बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी इंसान को लेके आना है ना, किसी इंसान को जितवाना है ना, तो कुछ ऐसे इंसान को जिताओ कि जिसको आप जानते हो।
समझ रहे हो। तो आपको है ना वो एक फैमिली वाइब की वाइब्स आ जाएंगी कि भाई इस इंसान को मैं जानता हूँ, मेरे साथ इतने सालों से रह रहा है, तो इसको हम लोग गाली दे के भी कह सकते हैं कि भाई चल ये काम कर, चल भाई, समझ रहे हो, ऐसा करो। आगे बात करते हैं। हाँ, अपने पड़ोसी कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान, जिसका अस्तित्व साला कुछ था ही नहीं। उसकी बात करना बेकार है। मुशर्रफ की बात करने वाला हूँ। आपका जो वहाँ का एक वन ऑफ द प्रेसिडेंट था मुशर्रफ, जो कि इनडायरेक्टली वो इंसान ऐसा था कि जिसने पूरी की पूरी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया था जब वो जनरल असेंबली का कमांडर बना था, या फिर कह लो कि कमांडर बना। उसने इनडायरेक्ट ये समझ लो ना कि उसने इस तरीके से हर एक चीज़ को डिवाइडेशन किया। पाकिस्तान के अंदर आज तक एक भी प्रेसिडेंट ने अपनी 5 साल की टर्म को पूरा नहीं किया। क्यों? वीक डेमोक्रेसी का नतीजा है। किसका नतीजा है? वीक डेमोक्रेसी का नतीजा है कि पहले तो आपने सारी की सारी पावर्स मिलिट्री को दे दी। जब आपको लगा कि मिलिट्री अपना आपा खोल रही है और करप्शन बढ़ना जा रहा है, क्योंकि उनको पता है मिलिट्री क्या करती है, सारा का सारा जितना पैसा था वो अपने इक्विपमेंट में खर्चा करने के कारण वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही थी। जब उनको सरकार को लगा कि नहीं भाई ये तो खर्चा खत्म नहीं हो रहे, इनके तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, ना देश में डेवलपमेंट हो रहा है, ना खाली हथियार आ रहे हैं, समझ रहे हो। खाने के लिए घर में जाके देखो तो खाने के लिए रोटी नहीं है, और वहाँ पे एक जो 2 कमांडर होते हैं, वो कमांडर वहाँ जाके करोड़ों की डील करके आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको दिख रहा था कि भाई ये अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं, इनको हटाओ और इनकी नई सरकार लेके आओ। तो उस तरीके से उनका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग से पूरा सब कुछ चलता रहा, और कुछ ना कुछ इनका इस तरीके से चलता है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी कुछ भी फेयर चीज़ें नहीं हुई है, ठीक है। या तो उनके ऊपर कभी ना कभी जनरल का, या फिर कभी ना कभी किसी आर्मी कमांडर का, या किसी ऐसे नेता का इन्फ्लुएंस रहा है जिसने कभी भी देश को डेवलप करने की दिशा में कभी देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली बात तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना भी दिया है तो उसके अंदर इतने पॉइंट्स क्लियरली लिखे नहीं गए जितने उनके होने चाहिए, राइट। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, कहते हैं कि लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर हर एक चीज़ को इतना डिटेल से लिखा हुआ है ना कि जिसके अंदर उसको बता दिया कि गवर्नमेंट की कितनी पावर्स होंगी, कितनी गवर्नमेंट की पावर्स नहीं होंगी। वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया था, वहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ चेंज किया गया। इसलिए पाकिस्तान के अंदर आज भी आप देखते हो कि एक भी प्रेसिडेंट होता है वो अपनी पूरे 5 साल की टर्म को पूरा नहीं कर पाता है। ओके, आगे बात करते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो ही आपको पता है कि हर एक इंसान को, हर एक कैंडिडेट को, मतलब जो कैंडिडेट खड़ा हुआ अगर उसमें फ्री और फेयर इलेक्शन हुए तो जो कैंडिडेट डिजर्व करता है वो जीतेगा, और उसको उस जीत का महत्व समझ में आएगा, समझ रहे हो। हर एक इंसान के सामने अगर कोई अपोनेंट खड़ा हुआ तो उसको पता होगा कि अगर मैं 100 वोट से हारा हूँ तो उसको पता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है कि ये 100 वोट किसी और में चले जाए और मैं 100 वोट से हार जाऊँ, समझ रहे हो। तो एक फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, एक फेयर प्ले होना चाहिए, जिसके अंदर आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो, या फिर आपको एक डर भी होना चाहिए कहीं ना कहीं कि हाँ अगर मैंने अगर इस साल या फिर इस पूरी टर्म के अंदर 5 साल मैंने अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट सरकार चाहे किसी की भी बने मैं नहीं रहूँगा, ये होगा, समझ लो। आगे बात करते हैं। उसी का सेम एग्जांपल दिया हुआ है मैक्सिको का कि हर 6 साल के अंदर मैक्सिको में इलेक्शंस होते हैं। 1980s के अंदर भी लास्ट इलेक्शन हुआ था। वहाँ पे क्या था पता है कि अपोनेंट्स था ना, जो उसके अपोनेंट पार्टी होते उसकी लिमिटेड पावर्स थी। उसकी पावर्स कैसी थी कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ही कह सकते हैं अपने रूल बुक्स के अंदर इस तरीके से सब कुछ मॉडिफिकेशन किया था कि 1980 से पहले, या फिर कह लो कि 1980 से भी पहले, उसके बाद भी बहुत सालों तक ये चलता हुआ आया कि अपोनेंट्स जो होगी ना, जो कहते हैं एक होती है रूलिंग पार्टी जो सत्ता में बनी रहती है, ठीक है, जैसे कि अभी बीजेपी है, उसको कहेंगे रूलिंग पार्टी। तो जैसे कि जो रूलिंग पार्टी है, जो विनिंग पार्टी है, उसने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस कर दिए थे जिसमें इसमें लोगों ने ये स्पेसिफाई कर दिया था कि जो हमारी अपोनेंट गवर्नमेंट होगी, मतलब जो हमारे अपोजिशन पार्टीज होंगी, उनके पास पावर्स नहीं होंगे आफ्टर द इलेक्शंस कि वो कभी प्रचार कर पाए, उनके पास कभी राइट्स नहीं होंगे वो प्रोटेस्ट कर पाए हमारे खिलाफ, उनके पास कोई राइट ऐसे नहीं होंगे जो हमारे अगेंस्ट में जाके हमारे सरकार के विरोध में कोई काम करेंगे। अगर सरकार के विरोध में कोई काम करोगे तो देशद्रोह का आपके ऊपर इल्जाम लगेगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली इतने रिस्ट्रिक्शन डाल दिए थे कि कोई इंसान अपोनेंट में खड़ा होने का पसंद ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ भी अगर मैं अपनी बात को रख ही नहीं सकता तो डेमोक्रेसी किस काम की, समझ रहे हो। और ऐसे हम कहते हैं कि मेक्सिको के अंदर डेमोक्रेसी सब कुछ था, बट उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से चेंजेस किए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रॉन्ग डेमोक्रेसी का उदाहरण है कि ऑन पेपर आप डेमोक्रेसी बोल रहे हो, पूरे देश के अंदर बोल रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर बोल रहे हो कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, बट ओनली ऑन पेपर्स, नॉट ऑन द फील्ड। ओके, बात करते हैं
अब हम बात करते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी की। अब इसके अंदर क्या होता है कि एवरी सिटीजन हैज़ ए इक्वल राइट ऑफ वन वोट। हर एक इंसान को इक्वल राइट है वन वोट का। उसकी एक वन वोट की वैल्यू और ओनली वन वैल्यू, मतलब कैसे नहीं, एक इंसान की वैल्यू एक वोट जितनी है और एक वोट की वैल्यू एक इंसान जितनी है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर। और जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसका बेसिक, जो उसका कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कौन सा है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी। हर एक इंसान को, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो एक कॉमन इंसान हो, चाहे वो कोई भी एक ST SC OBC का कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर हो, किसी भी रंग रूप का हो, उन सबको एक इक्वल ट्रीट करो। ठीक है, उनमें कोई भेदभाव मत करो। क्लियर। बट आज भी हमको पता है कि किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव मत करो। ओके। डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें लिमिटेड की हुई है। क्यों? कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन्स राइट्स दोनों को डिफरेंट रखा गया, दोनों को अंतर रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये दो पार्ट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। बट इसके अंदर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर नहीं दी हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको डिटेल्स में पढ़ने के लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बहुत पहले बना रखे हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इतना समझ लो कि दोनों को ऑन पेपर अलग रखा है, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको अलग से रखेंगे तो लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, उसका कुछ पता नहीं था। तो उन लोगों ने बाद में डिसाइड किया कि इन जितने राइट्स हैं उनको राइट्स को इसी के अंदर इंक्लूड कर दो। इसलिए राइट्स को आपने देखना कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मौका मिले ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सबसे पहले 2 टॉपिक के बाद में आपको राइट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि राइट्स शुरू हो जाएंगे, वो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, ये सब कुछ वहाँ से शुरू हो जाएगा। जिससे कि उन लोगों ने पहले कह दिया था कि अगर कोई इंसान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठेगा ना, तो उसको स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा कि भाई देश क्या है, देश की बॉर्डर कैसे कर सकते हैं, देश के अंदर लैंग्वेज कितनी है, क्या है। उसके तुरंत बाद उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे कितने कितने हक हैं। राइट, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा। ओके। डेमोक्रेसी के अंदर जितनी गवर्नमेंट आती है उसका कोई ये काम नहीं होगा कि वो जीतने के बाद कभी भी अपनी शक्ल ना दिखाए। आपने देखा होगा कि आपके एरिया के अंदर, आसपास के एरिया के अंदर बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपके इस एरिया के अंदर आपने किसी को जितवा दिया और 5 साल तक साले की शक्ल दिखती नहीं है। 5 साल के बाद जब री इलेक्शन होते हैं तब हमको पहचानने में आता है कि अच्छा हाँ, तुझे हमें जिताया था क्या? अच्छा तू जीता है, क्या बात कर रहा है, तू 5 साल कहाँ था भाई? वो हमको पूछना पड़ता है। राइट। इनडायरेक्टली होता क्या है? इनडायरेक्टली होता ये है कि जो इंसान जीतता है वो अपने एरिया में जाके सर्वे करता है कि भाई अच्छा कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, अच्छा आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप ये हैं, अच्छा वो आप ये प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम, ओके 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 ओके। और कुछ ऐसे मिनिस्टर होते हैं, कुछ ऐसे आपके कॉर्पोरेट कह रहे हो, कुछ ऐसे MLA होते हैं कि जो 5 साल तक दिखते नहीं है, 5 साल के बाद हमें जाके पहचाना पड़ता है कि अच्छा भाई तू MLA था हमारे एरिया का, क्या बात कर रहा है, अच्छा तू कॉर्पोरेटर है, अच्छा क्या बात कर, अच्छा तू सांसद सब भी है, तू MP है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमें पहचानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 5 साल तक तो मैडम भाई साहब, मैडम या भाई साहब तो कभी हमारे एरिया में आए नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा। तो ऐसे अच्छा है कि भाई जो इंसान जीत रहा है तो डेमोक्रेसी का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, और डेमोक्रेसी के फ़ायदा ना उठाने के रीज़न से उस इंसान को इतना होना चाहिए कि वो इंसान जाके सिंपल से सिंपल अपने एरिया के अंदर अच्छे से अच्छा काम कर पाए। क्लियर। ओके। जो उसके मेन पिलर्स है, देखो आपके पूरे इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो ये है कि द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, इसको ना पूरा डिटेल्स में पढ़ना शुरू करना हो, या फिर कह लो कि जितने इसमें पॉइंट दिए हुए ना, ये आपके डेमोक्रेसी रिलेटेड सारी चीज़ें कर देते हैं। जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल्स, गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मेजोरिटी गवर्नमेंट या माइनॉरिटीज गवर्नमेंट या माइनॉरिटी राइट्स, हर एक चीज़ में आपको इसमें दिया हुआ है। समझ में आया? तो ये आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है, और इनको इतना डिटेल्स में पढ़ना है कि इन फ्यूचर आपके जितने भी क्वेश्चंस पेपर आपको देने पड़ेंगे ना, तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको ऐसे पूछ सकता है कि भाई गिव द डेफिनेशन ऑफ द मेजोरिटी राइट्स, गिव द डेफिनेशन ऑन द इक्वल बिफोर द लॉ। समझ रहे हो? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये इतना वाकई टिपिकल टॉपिक्स नहीं है। इनको मैंने बहुत बार समझा दिया है, इनको बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। आप वीडियोस को ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ मानो मेरे वीडियोस लंबे होते हैं यार, तो मेरे वीडियोस में कंटेंट है, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ जो आपको समझने के लायक है, आपको पढ़नी चाहिए और आपको जाननी चाहिए। हम फिर से बात करते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट्स है जो उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, किसके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। पहली चीज़ होती है कि इंस्टेबिलिटी बाय द चेंजिंग ऑफ लीडर फ्रिक्वेंटली, कि अगर किसी इंसान, जैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में क्या होता है कि किसी एक लीडर को चांस दिया, उस लीडर के कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो कुछ सालों के बाद असरदार होते हैं। मतलब सपोज कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें डिसीजन लिए रखे हैं जिनके डिसीजन का जो प्रभाव है वो अगले आने वाले 10-12 सालों के अंदर, 10-12-15 सालों के बाद उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा।
तो कुछ लोग ये समझते हैं कि वो लोग वहाँ तक का सोचते नहीं, वो सोचते हैं कि भाई तूने तेरी 5 टर्म में या तूने अपने 5 साल के एक टर्म के अंदर तूने क्या उखाड़ लिया। अगर तूने अच्छा कार्य किया है तो हम तेरे को सेकंड टर्म में रिपीट करना चाहते हैं, वरना तू अभी कभी निकल चल। तो ये फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं ना, जिसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। सरकार गिरती है, पब्लिक का खर्चा होता है, समझ रहे हो, इकोनॉमी डाउन आती है, जीडीपी ग्रोथ लो पे आ जाता है, बहुत चीज़ें इफेक्ट करती हैं। जब कोई सरकार गिरती है ना तो बहुत चीज़ें इफेक्ट में आ जाती हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, आगे बात करते हैं कि डेमोक्रेसी अबाउट पावर प्ले एंड द कॉम्पिटिशनल पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अभी क्या हो जाएगा पता है कि किसी इंसान को जीतने से ज़्यादा है ना, किसी का काम करने से ज़्यादा है ना जीतने में इंटरेस्ट है। ठीक है, आज अगर मैं पॉलिटिक्स पार्टी में जाके ज्वाइन होगा तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मैं जाके देश का डेवलपमेंट करूँ ना करूँ, मैं अपने घर का डेवलपमेंट ज़रूर करूँगा। ये एकदम सिंपल लॉजिक इंसान है, ये एकदम सिंपल है कि आज के डेट के अंदर मैंने हर एक इंसान को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है, पर कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मेरे को पॉलिटिकल लीडर बनना है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा देखो पॉलिटिकल लीडर है ना, ये सिर्फ नाम के हैं, इनका कोई काम नहीं है, समझ रहे हो, ये सिर्फ नाम के हैं, इनका कोई काम नहीं। इनको इस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है। जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको तुम बचपन से कह रहे हो कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ है, तो उस बच्चे के ऊपर मानसिकता यही होगी कि भाई दुनिया के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस पॉलिटिक्स ख़राब है। तो वो बचपन से उसमें डेवलप ना किया जाए, एक कॉम्पिटिशन की भावना उसमें ना डेवलप की जाए, उसको ये दिखाया जाए कि भाई डेमोक्रेसी मीन्स कि डेवलपमेंट। अगर जिस भी देश में डेमोक्रेसी होगा तो इनडायरेक्टली आपका देश का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। ओके, आगे बात करते हैं। द इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी इंसान को पता ही नहीं है कि भाई, या फिर उसके लीडर्स को नहीं पता कि भाई क्या करना है मेरी एरिया के अंदर। दूसरी चीज़ कि अगर आपने किसी ऐसी गवर्नमेंट के किसी ऐसे इंसान को चॉइस कर लिया है कि जो करप्ट वाला है, या फिर इसने अपने वोट्स को इलेक्ट्रॉली करप्ट करके खींचा है, मतलब किसी को पैसे दे के बोल दिया कि भाई ले 500 रुपये मेरे को वोट दे देना, ऐसे करके खरीदा हुआ है, तो इंडायरेक्टली वो बात में उसको इफेक्ट करेगा इन फ्यूचर। आगे बात करते हैं कि सम पीपल्स डोंट नो हाउ टू टेक द डिसीजंस। ठीक है, वो लोग हमेशा करते हैं इन्फ्लुएंस में चलते हैं कि मेरे आगे वाले ने एक लात मारी तो मुझे भी एक लात मारनी है, मेरे वाले ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो मुझे बीजेपी को वोट देना है, मेरे वाले ने अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो मुझे भी आम आदमी पार्टी को वोट देना है, मेरे वाले ने, मेरे आगे जो इंसान बैठा है उसने कांग्रेस को वोट दिया है तो मुझे कांग्रेस को वोट देना है, मेरे आगे वाले ने किसी को वोट नहीं दिया मुझे भी किसी को वोट नहीं देना। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी के ऊपर डिसीजंस के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का ये भी एक इफेक्ट होता है कि एक वर्ग ऐसा है जो बहुत एजुकेटेड है और एक ऐसा वर्ग है जो अनएजुकेटेड है, जिनके पास उनको सिर्फ पैसे से लेना देना है। उनका बोलो कि भाई देखो ये एक निशान चिन्ह है, ये एक तलवार का चिन्ह है, उस तलवार के चिन्ह पे जाके आपको दबा देना है, ये लो 500 रुपये, तो वो वहाँ जाके दबा देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस तलवार के चिन्ह से उनकी गर्दन कटने वाली नहीं कटने वाली, समझ रहे हो, ये चीज़ें चलती हैं। आगे बात करते हैं कि अल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेसी, और क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनके रिलेटेबल चलती हैं क्योंकि इनके पास बहुत पावर्स हैं। डेमोक्रेसी के अंदर भी इन्होंने जैसे इस तरीके से सब कुछ सेटअप किया हुआ था कि भाई गवर्नमेंट के पास एक पॉलिटिकली स्टेबल पावर रहेगी, एक परमानेंट पावर नहीं रहेगी। वो अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए उनको हमेशा से एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना पड़ेगा। अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे, अभी इसके ऊपर जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर।